ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का ये मेरा लास्ट वीडियो है। फ्रेंड्स, आपके लिए बड़ा सुनहला मौका है कि आपने मेरा 3 प्रीवियस वीडियोस देखा। मैंने आपको बताया स्कोप क्या है उन तमाम लोगों के लिए जो यंग ग्रेजुएट्स हैं और सरकारी नौकरियों और रेलवेज के चक्कर में फंसे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के जॉब में आइए। हमारे वीडियो को रिपीटेडली कई बार देखिए और सक्सेसफुल हो जाइए। चूँकि हम अपने इंस्टीट्यूशन से हमने करीब 100 स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी डिफरेंट कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का ये काम करने जा रहे हैं दवा कंपनियों में, ये सेल्स प्रमोशनल एम्प्लॉइज एक्ट के अनुसार कानूनी हक है आपका इस तरह का जॉब करना। कोई गलत काम आप नहीं करने जा रहे हैं। दवा कंपनियों में सेल्स प्रमोशनल एम्प्लॉइज एक्ट के अनुसार मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को एक ट्रेंड लेबर का दर्जा दिया गया है। ट्रेंड लेबर के हैसियत से आप किसी भी दवा कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रोमोट कर सकते हैं। डॉक्टर्स के पास फार्मेसी में आप जाके इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, नई नई साइंटिफिक जानकारियां दे सकते हैं और कंपनी के सेल को भी इन्हांस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चूंकि ये सरकारी कानून के तहत आप ये काम कर रहे हैं और इसका एक हाई स्टैंडर्ड है, नॉट ओनली इन द सोसाइटी बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मेडिकल फ्रेटर्निटी और पेशेंट्स के इलाज के हिसाब से भी। आप आज के डेट में डॉक्टर्स को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो नई नई साइंटिफिक बैकअप पे ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई करे। आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप जाते हो, आपको आप नई नई जानकारियाँ, साइंटिफिक जानकारियाँ, लेटेस्ट जानकारियाँ डॉक्टर्स को देते हो। इसीलिए आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जितनी दवाई कंपनियां हैं जो जितने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इसमें वर्ल्ड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कुछ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले WHO का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो दुनिया भर के तमाम देशों जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके अंदर किसी तरह का एंडेमिक, एपिडेमिक या किसी तरह का प्राकृतिक आपदा हो और बीमारियां फैली हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेंबर कंट्रीज को, दवा कंपनियों को आगे आके आम जनता की भलाई में और हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने में आगे आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत काम करता है। दूसरी संस्था है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दवाइयों के रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स का ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिफरेंट कंट्रीज में कैसे होगा उसको रेगुलेट करती है। फिर आता है USFDA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो संस्था है जो दवाइयों के रॉ मटेरियल्स, हर कंपनी के रॉ मटेरियल्स से लेके उसके टेक्निकल लेबोरेटरीज, उसके फैक्ट्रीज, उसके मार्केटिंग, पैकेजिंग, सबके स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है जो जनता के भविष्य के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा हो। USFDA, उसके सर्टिफिकेट कोई भी दवा कंपनी उसके अपने प्रोडक्ट्स को बना सकती है। बिना USFDA के गाइडेंस से आप एक प्रोडक्ट का प्रमोशन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, USFDA बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था आती है MHRA। ये क्या करती है, जो दवा के मेडिकल ट्रीटमेंट में जैसे बहुत से मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, जैसे MRI का मशीन होता है, जैसे CT स्कैन का मशीन होता है, डायलिसिस मशीन होता है या स्फैगोमैनोमीटर होता है, इन सब के क्वालिटी कंट्रोल करती है कौन सी संस्था है, MHRA, हेल्थ इक्विपमेंट्स को। फिर उसी तरह इंडियन अथॉरिटीज़ भी होती है। इंडियन अथॉरिटीज़ में सबसे पहला नाम आता है CDSCO। ये कंट्रोल करती है दवा उद्योग जो भारत के टेरिटरी के अंदर जितनी फैक्ट्रियां दवाइयों को बनाती हैं या प्रोमोट करती हैं उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। दूसरी संस्था है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी यही देखती है दवा उद्योग में जितनी कंपनियां हैं उनके जो लेबोरेटरीज हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो केमिस्ट हैं, वो सही दिशा में मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं या नहीं, उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। फिर आती है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये हायर मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को कंट्रोल करती है। मेडिकल कॉलेजेस में कई दवाइयों का ट्रायल्स होता है, उसको एक मानक के अनुसार ही ट्रायल होना चाहिए, उसको ये कंट्रोल करती है। फिर होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये दवाइयों के दाम को कंट्रोल करती है। जैसे हमारा देश जो है 80% जनता गाँव में निवास करती है, जिनकी
परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो उनके लिए जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका प्राइस बहुत कम होता है। एक ब्रांडेड जेनरिक्स होता है जिनका प्राइसेस एंड पैकेजिंग दूसरे तरह का होता है, हायर प्राइसेस पे बिकती है। इसको कंट्रोल करने वाली संस्था का नाम है NPPA। आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। एक है UCPMP, यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस। ये हिंदुस्तान में जितनी दवा कंपनी है किस ढंग से इसके गाइडेंस के अनुसार बिना ब्राइब किए, बिना घूस दिए, बिना पैसे दिए, साइंटिफिक बैकअप्स के साथ, रेगुलर विजिट के साथ, साइंटिफिक नॉलेज के आदान प्रदान के तहत आप डॉक्टर से अपने प्रिस्क्रिप्शंस को लेते हैं, उसको कंट्रोल करती है UCPMP। फिर एक संस्था है हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये भी दवा कंपनियों पे अपनी नकेल रखती है। तो इसका अर्थ है कि आप जो काम करने जा रहे हैं मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये सिर्फ दवा कंपनी से रिलेटेड नहीं है, सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इस पे नज़र रखती हैं। तो आप जो काम करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। आपका सहयोग सिर्फ कंपनियों के यील्ड को बढ़ाना नहीं होगा, जबकि आपका एक काम होगा आम जनता के तकलीफ में, बीमारी में नई नई दवाइयों को डॉक्टर्स को बता के सहयोग करने का भी है। तो यू शुड प्राउड दैट यू आर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और इस तरह आप काम करने जा रहे हैं दवा कंपनी में, लेकिन आप समाज के लिए भी एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? फार्मास्यूटिकल का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, जैसे कोई भी दवा कंपनी में प्रोडक्ट बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में, उसके रॉ मटेरियल्स में फैक्ट्रीज में आया, फैक्ट्री में लेबोरेटरीज टेस्ट हुआ, उसके बाद वहाँ से ये प्रोडक्ट निकला, ये सारा US FDA कंट्रोल करता है उसका स्टैंडर्ड, उसके बाद उसका प्रोडक्शन यूनिट, उसके बाद जहाँ वो बन रहा है उसका स्टैंडर्ड, स्टोरिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें US FDA कंट्रोल करती हैं। अब आप जैसे एक कंपनी का प्रोडक्ट बन गया, अब वो क्या होगा, जैसे वो कंपनी से फिनिश प्रोडक्ट निकला, अब वो आएगा सेंट्रल वेयर हाउस में, सेंट्रल वेयर हाउस से आएगा वो CNF के पास, CNF क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है या कंपनी का खुद का डिपो होता है, ये बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, और वहाँ से ये माल आपके स्टॉकिस्ट के पास आएगा, स्टॉकिस्ट से सुपर स्टॉकिस्ट या रिटेलर्स के पास आएगा। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो आपको हमने बताया किस तरह आप जो काम करने जा रहे हो मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, ये बहुत जिम्मेवारी का काम है, और हमको उम्मीद है कि आप इससे बेटर से बेटर ढंग से काम कर सकेंगे। एक प्रोमोशनल यूनिट है जिसको बोलते हैं CME। CME एक बहुत बड़ा इनपुट है। हर दवा कंपनी, स्टैंडर्ड कंपनी जिनका अपना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका अपना रिसर्च विंग है, वो जिनका अपना बेटर प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम है, वो CME कंडक्ट करती है डॉक्टर्स के लिए। ये CME क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम हुआ। ये दवा कंपनियां चुनिंदा डॉक्टर्स को अपने किसी शहर के किसी अच्छे होटल में बुलाती हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम में एक डॉक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करता है, खास करके नए प्रोडक्ट्स के बारे में, और उनका साइंटिफिक बैकअप्स कंपनी देती है, और रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर और लड़का मिलकर इसको कंडक्ट करते हैं। CME के 3 फेजेज होते हैं। फर्स्ट फेज होता है प्लानिंग फेज, जो 15 दिन पहले या 1 वीक पहले स्टार्ट होता है, जिसमें आप प्लानिंग करते हैं किस डेट में किस डॉक्टर्स को बुलाएंगे और कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे, किस हॉल में करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स क्या होगा, क्या साइंटिफिक बैकअप्स होगा, स्पीकर कौन होगा, ये तय करेंगे। उसके बाद आता है डिलीवरी फेज। डिलीवरी फेज उस दिन होता है जिस दिन आप CME करते हैं, उस दिन अर्ली मॉर्निंग आप होटल में जाके सब अरेंजमेंट्स देखते हैं, और शाम में डॉक्टर्स को बुलाते हैं और डॉक्टर्स के साथ साइंटिफिक डिस्कशंस होता है, फिर एक पार्टी होती है। उसके बाद थर्ड फेज जो आता है वो है फॉलो अप कॉल्स। फॉलो अप कॉल्स आप नेक्स्ट डे करते हैं। नेक्स्ट डे आप वो सारे डॉक्टर्स जो आपके CME अटेंड करते हैं और डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं, उनको जाके आप फॉलो अप कॉल करके रिक्वेस्ट करते हो डॉक्टर्स आपके प्रिस्क्रिप्शन सपोर्ट के लिए। फिर हम बात करना चाहेंगे व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर एनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। आपको काम करना है पैसे के लिए। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। आपको पैसे की जरूरत है तो आप काम करेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मेडिकल और रिप्रेजेंटेटिव का जॉब के लिए आप सिलेक्शन हो जाता है। यू प्लीज एक्सेप्ट द चैलेंज। दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब एंड इंटेलिजेंट जॉब। चैलेंजिंग इसलिए है कि आपको हर महीने एक बजट दिया जाता है, उसको अचीव करना है। चैलेंज इसलिए है कि आपको फील्ड में घूम के काम करना है। चैलेंज इसलिए है
कि आपको आप में से बहुत बड़े वेल क्वालिफाइड कस्टमर से मिलना है। तो ये अपने आप में चैलेंज है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट द चैलेंजेस। गुड कम्युनिकेशन रखिए, हमने कम्युनिकेशन पे आपसे बात किया, अपने प्रोडक्ट्स का अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखिए। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या होता है इसकी जानकारी रखिए। प्राइमरी सेल वो होता है जो आपके डिपो और सीएनएफ से आपके स्टॉकिस्ट के यहाँ आता है। सेकेंडरी सेल वो होता है जो केमिस्ट के यहाँ बिकता है, जो आरसीपीए से आप कंट्रोल करते हैं। तो जैसे आप सेकेंडरी बढ़ाएंगे आपका प्राइमरी बढ़ेगा, प्राइमरी पे ही आप बजट करते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आरसीपीए, हमने पहले वीडियो में बताया है, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। मैं आपको अब ये बताना चाहता हूँ कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द इनपुट्स एंड साइंटिफिक बैकअप्स विथ योर रेगुलर विजिट्स एंड नॉरिशिंग रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर, आप बेटर ढंग से सेल कर पाएंगे और आप कामयाब रहेंगे। अब मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ एनुअल बजट आप कैसे करेंगे। व्हाट इज एनुअल बजट? एनुअल बजट होता है जो बजट ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक आपका ये बजट ईयर होता है, जिसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3-3 महीने का क्वार्टर्स होता है। आपका एनुअल बजट आपके क्वार्टरली बजट में डिवाइड होता है, क्वार्टरली बजट आपके मंथली बजट में डिवाइड होता है। ये मंथ वाइज आप करते जाएंगे, आपका क्वार्टरली बजट होता जाएगा और एक समय आएगा जब आप 31 मार्च के पहले अपना एनुअल बजट कर लेंगे। यू विल बी बैंग ऑन एंड यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल अचीव द बजट एंड यू विल गेट इंसेंटिव्स। ऑल द बेस्ट। मेरी पूरी कोशिश है आपको ये 4 वीडियोस में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया मॉड्यूल ऑफ द मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मेरे बहुत से स्टूडेंट कामयाब हैं, उम्मीद है जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी कामयाब रहेंगे। तो आपको क्या करना है, मंथ के शुरू वाले वीक में ओपनिंग ऑफ द सेल, मंथ के लास्ट वीक में क्लोजिंग ऑफ द सेल। हर महीने ओपनिंग और क्लोजिंग कीजिए, क्वार्टरली बजट कीजिए, मंथली बजट कीजिए, 6 मंथली बजट कीजिए और एनुअल बजट कीजिए एंड यू विल बी सक्सेसफुल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिया, तो इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।